कि ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो युवाओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं और युवाओं की जो तकलीफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको जब नीट की पूरी कार्रवाई सामने आई थी, नीट के बच्चों ने आकर कहा था किस तरीके से 67 टॉपर्स बन जाते हैं, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के पास समय नहीं है अपनी राजनीति से। फिर आकर कहते हैं कि कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। कुछ ही दिन में उनको पलटना पड़ता है। इतने पेपर्स पोस्टपोन होते हैं, साथ ही साथ कैंसिल होते हैं। क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है कि आज देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं कि हमारे सांसद इस बात को उठाएंगे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाब देना नहीं चाह रहे। हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उस पर हम सब चर्चा में शामिल होंगे, पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आपातकाल की बार बार बात कर रहे हैं वो 5 दशक पहले हुआ था, उससे इन युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में जो उनकी करियर पे इमरजेंसी लगी हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए, पर उससे भी भाग रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये इनके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। देखिए, जिस अनाउंस हुए हैं का ये सब ऑनलाइन मोड पे होगा। क्या एजुकेशन मिनिस्टर ये आश्वासन दे सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, इंटरनेट की सुविधा हर सेंटर पे जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे उन सेंटर्स में रहेगी? ये आश्वासन देना जरूरी है क्योंकि पिछले सीयूईटी में यही हुआ था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से बच्चे अपने ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो ये अब एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। इतना समय बीत गया है, इतना आपकी विफलताओं का ये जीता जागता सबूत है जो आपको फिर से ये री एग्जामिनेशन करने पड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि इस बार बच्चों के साथ और बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरा राज्यसभा चल रहा है, जहां पर चेयरमैन हो या चेयरमैन की जगह पर डेप्यूटी चेयरमैन हो, वो सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं जो है ट्रेजरी बेंचेस की तरफ। एलओपी बार बार खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए कभी एलओपी जो हैं, एलओपी को मजबूरी से वेल ऑफ द हाउस में जाना पड़ा कि ये सही नहीं है कि आप सिर्फ राइट की तरफ देख रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कल मैं भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाह रही थी, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने में एलओपी को उठकर खड़ा होना पड़ा कि कब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं, हमें आपत्ति जताने का मौका नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कुछ भी बोलते रहते हैं, पर हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो एक प्रिविलेज और राइट है हमारा एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन और मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस ऑल्सो, उनका ये राइट और प्रिविलेज है। वो चेयरमैन हो जो और चेयरमैन की पद पे जो बैठे हों, कुर्सी पे जो बैठे हों, उसका निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी होता है। अगर उससे वो नाराज हैं तो उनको ये भी समझना होगा नाराजगी की कारण क्या है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कल वेल ऑफ द हाउस में फूलो देवी नेतम जो एमपी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो गिर गई वहां पर। हाई ब्लड प्रेशर के चलते वो गिर गई वहां पर। फर्स्ट एड आया, एक डॉक्टर थी वहां पर, डीएमके की डॉक्टर थी कनीमोड़ी जी, उन्होंने उनको देखा, फिर उनको अस्पताल भेजा गया, आरएमएल अस्पताल। और पता है आपको पार्लियामेंट कितनी देर के लिए अडजर्न हुआ? सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पहली बार होगा इतिहास में कि हम लोग ने एक इतना इनसेंसिटिव, इनह्यूमन चेहरा दिखाया है कि एक हमारी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, उनको आरएमएल भेज दिया जाता है, पर संसद की कार्रवाई चलती रहती है। मैम, एक सवाल करना लाजमी है। ट्रायल कोर्ट का जो जब उनको बेल मिली थी उसमें भी जैसे हेमंत सोरेन जी के बेल ऑर्डर में आया है कि ईडी ने जो केस बनाया उसमें कोई भी जो लैंड ग्रैब की बात कर रहे हैं उसमें से किसी ने भी आकर आरोप नहीं लगाए हैं, तो ईडी किस आधार पर आरोप लगा रहा है? तो दिखा रहा है ये पॉलिटिकल विच हंट है। ट्रायल कोर्ट ने भी ये कहा बेल ऑर्डर में ये था कि ईडी कोई भी जो एविडेंस है साबित नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो दिखाता है कि ये करप्शन का इशू है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ हम सभी इस प्रोटेस्ट में मैं मानती हूँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अब समय आ गया है कि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी राज्य पार्टियों के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई है। एजेंसीज को अभी भी हरकत में आ जाना चाहिए, वरना हमारी जब सरकार बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है उसको फिर से कायम करें।
मैं बस यही कहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस अब वो इंसान हैं जिन्होंने सोचा था कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में है, पर जनता ने उनको बता दिया कि वो कहां पर हैं। 21 सीट से भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पे आ गई इन्हीं के नेतृत्व में। दिखाता है कि अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है और महाविकास अघाड़ी बहुमत से आएगी। रही बात बजट की, जिस तरीके से उन्होंने सारी स्कीम्स बताई हैं, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वोटर्स को हम किसी तरीके से लास्ट मिनट पे कोई हम वेलफेयर स्कीम दे देंगे, जो नाराज वोटर्स हैं वो अपना मन बदल लेंगे। पर जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं उन्होंने 2 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार देखा, उनके लिए कोई काम नहीं देखा, सिर्फ एक ऐसी गंदी राजनीति देखी जिसके चलते वो उनसे नाराज हैं। ये पैसों के बल पे ये जो खरीदने की कोशिश करते हैं, ईमान खरीदने का काम किया है उन्हें। इनको लगता है अगर वोटर्स भी ऐसे पैसे दे देकर आप उनके वोट खरीदेंगे तो ये इस भ्रम में ना रहें। और दूसरों को के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांकें कि आज जनता ने उनको क्यों विफल किया है।